एलआईसी की पॉलिसी रिकॉर्ड में यदि पॉलिसी होल्डर की नेम या डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ी होती है, अगर वो अपने डॉक्यूमेंट से अलग होती है, भूल होती है, गलत होती है, तो फिर मैच्योरिटी क्लेम के समय या एसबी पेमेंट के समय या फिर जब उसकी डेथ हो तो क्लेम पेमेंट के समय असुविधा हो सकती है और नॉमिनी को अनेक प्रकार के असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि डेथ होने के बाद जब पॉलिसी ख़त्म हो जाती है उस समय अपडेशन में प्रॉब्लम होती है, या फिर जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है उसके बाद किसी तरह का भी कोई अपडेशन मशीन करने नहीं देता है और कोई भी स्टाफ उसको अपडेट नहीं कर पाएगा, बाद में प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस कारण यदि बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हों तो उसको तो ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना बाद में असुविधा होगी। और यदि माइनर गलती है तो फिर भी उसको ठीक करा लेना ज़रूरी है, जिससे कि फ्यूचर में किस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि यदि डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती हो तो उसको कैसे ठीक करवाएंगे, और साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि उसको ठीक करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया सभी डिविजन्स के सभी ब्रांचेस के लिए सर्कुलर एक ही होती है और सभी को उसी सर्कुलर को फॉलो करनी होती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इतने सारे सर्कुलर्स हैं, इतने सारे नियम कानून हैं जिसकी जानकारी हर स्टाफ को, हर ऑफिसर को नहीं होती और वो कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं। तो इसमें आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको उनके साथ कोऑपरेट करना है, क्योंकि वो आपसे वैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे जिसको आप नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स वो आपसे डिमांड करेंगे जिसको आप आसानी से दे पाएंगे, तो आप उनके साथ कोऑपरेट करें और वो डॉक्यूमेंट्स दे करके आप अपना करेक्शन करवा लें, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, एड्रेस हो, या नेम हो, या नॉमिनी हो, किसी तरह की कोई भी चीज़ हो, आप उसको आसानी से अपडेट करवा लें। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। यदि डेट ऑफ बर्थ में आपने पहले ऐसा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ दिया है जो कि नॉन स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ पहले दी जाती थी जैसे वोटर कार्ड वगैरह, तो ये नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ यदि आपने दिया है तो बाद में यदि आप करेक्शन कराना चाहते हैं तो फिर आप स्टैंडर्ड एज प्रूफ देंगे तो आसानी से करेक्शन हो जाएगी। स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आपका जो आसानी से अवेलेबल है वो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इसके अतिरिक्त स्कूल सर्टिफिकेट भी है, तो ये सारे स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आते हैं। पासपोर्ट भी आप दे सकते हैं। तो जब आप स्टैंडर्ड एज प्रूफ देंगे तो फिर आपको साथ एक एप्लीकेशन देना होगा, स्टैंडर्ड एज प्रूफ लगाना होगा, और कभी कभी वो हो सकता है कि आपसे एफिडेविट का डिमांड करें तो आप एक एफिडेविट दे देंगे जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ का उल्लेख होगा। तो इस प्रकार से आप इन डॉक्यूमेंट्स को देकर के साथ में एप्लीकेशन ज़रूर दें और इन वार्ड में जमा कर दें, या फिर आप पीएस डिपार्टमेंट, जिसको पॉलिसी सर्विसिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं, वहाँ दे करके आप इसको आसानी से अपना करेक्शन डेट ऑफ बर्थ की करवा सकते हैं। ये पॉपुलर नेम है, लेकिन अभी जो डिपार्टमेंट का नाम चेंज हो गया है वो है सीआरएम डिपार्टमेंट, उसको सीआरएम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप उसको इन वार्ड में जमा कर दें, बाकी काम वो ब्रांच के जो भी कंसर्न ऑफिसर हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो उसको कंप्लीट करवा देंगे। यदि नॉमिनी चेंज हो गई है तो नॉमिनी चेंज करने के लिए एक फॉर्म आती है, उस फॉर्म को आप लेंगे, फॉर्म के साथ नॉमिनी का डॉक्यूमेंट लगाएंगे, साथ ही जो पॉलिसी होल्डर है उसका डॉक्यूमेंट लगाएंगे। नॉमिनी का नाम भरने का जगह होता है उस फॉर्म में नॉमिनी का नाम भर देंगे। उसके बाद एक फ़ीस लगती है, उस फीस को जमा करेंगे जो कि 100 रुपये के आसपास होती है विद जीएसटी। उसको जमा करने के बाद आप अपना नॉमिनी का नाम करेक्शन करवा सकते हैं। नॉमिनी का नाम ज़रूर करेक्शन करवा लें, नॉमिनी अप टू डेट होनी चाहिए, वरना जब डेथ होगी पॉलिसी होल्डर की तो क्लेम मिलने में दिक्कत होगी। उसके बाद हायर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, यानी कि वारिश प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। तो लीगल हायर कौन है उसको प्रूफ करना होगा, तो इस कारण नॉमिनी अपडेट ज़रूर रखें जिससे कि बाद में कोई तकलीफ़ ना हो। तो एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ नॉमिनी का केवाईसी, पॉलिसी होल्डर का केवाईसी और जो फीस आपने जमा किया है उसका काउंटर पार्ट, इन सबको पिनअप करते हैं, अटैच कर दें और उसके बाद इनवार्ड में जमा करवा दें। और साथ में अगर आपके पास फिजिकल बॉन्ड है तो उसको भी साथ में पिनअप कर दें, जिससे कि वो लोग आपके बॉन्ड में पर भी नॉमिनी का नाम चढ़वा दें। यदि नहीं देंगे आप बॉन्ड तो मशीन में अपडेट हो जाएगी, लेकिन आपके बॉन्ड पर वो लिखी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से ये नॉमिनी चेंज करवा सकते हैं। अब यदि आप एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तो एड्रेस चेंज करने के लिए अभी ऑनलाइन का भी ऑप्शन है। आप यदि LIC डिजिटल का यूज़ करते हैं तो उसके माध्यम से आप ये एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। OTP के माध्यम से आपका जो आधार में जो एड्रेस है वही एड्रेस वहाँ पर हो जाएगा। आप चाहें तो ब्रांच में से भी एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करनी होगी, एप्लीकेशन देनी होगी, पॉलिसी बॉन्ड की आप एक जेरोक्स कॉपी साथ में अटैच कर दें, एड्रेस प्रूफ, एप्लीकेशन और पॉलिसी बॉन्ड की जेरोक्स कॉपी, ये तीनों अटैच करके आप इनवार्ड पे जमा कर दें। जो नया एड्रेस है वो अपडेट कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से एड्रेस भी अपडेट करवा सकते हैं। यदि आप मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर चेंज करवाने के लिए एक फॉर्म आती है, उस फॉर्म के साथ
कोई भी आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें अटैच करके आप ब्रांच में जमा करवा दें। वो आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही चेंज हो जाएगी। उस फॉर्म में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरने की जगह होती है, उसमें एप्लीकेशन नहीं लगती है। लेकिन अगर वो एप्लीकेशन आपसे मांगते हैं तो एक हाथ से एप्लीकेशन लिख कर आप साथ में अटैच कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक फॉर्म लगती है, साथ में केवाईसी लगती है। उस फॉर्म में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखने का स्थान होता है, उसमें आप वो फिलअप करके आप इनवार्ड में जमा कर दें, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट हो जाएगी। अब आते हैं नेम करेक्शन पर। नाम में जब बहुत सारी लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद उसका सरनेम चेंज हो जाता है, तो उसको चेंज करवाने की आवश्यकता होती है। तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट या शादी का कोई प्रमाण देने पर उसके अनुसार ही ये अपडेट कर दी जाती है। लेकिन यदि वो एफिडेविट मांगते हैं तो एक एफिडेविट आप दे दें। एफिडेविट के साथ आप पुराना डॉक्यूमेंट्स, नया डॉक्यूमेंट्स ये अटैच कर दें और शादी का प्रमाण पत्र साथ में दे दें, जिससे कि वो आपका टाइटल अपडेट हो जाए। लेकिन यदि नॉर्मल नाम में कोई गलती है, बहुत अगर मेजर गलती है, तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपसे कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी आप दें। आपके पास जो भी केवाईसी प्रूफ हो वो केवाईसी प्रूफ आप ज़रूर दें। साथ ही एक मजिस्ट्रेट का एफिडेविट लगता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट लगता है इस तरह के मेजर नेम करेक्शन में। तो आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट, साथ में केवाईसी यानी कि नेम प्रूफ, नेम में जो सही नेम है उसका एक प्रूफ, आपके पास अगर 2 प्रूफ है तो वो 2 प्रूफ अटैच कर दें। साथ ही एप्लीकेशन लगेगा और इन सब को अटैच करने के बाद आप साथ में बॉन्ड भी अटैच करें और इनवार्ड में जमा कर दें। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो आपके नेम को करेक्शन करवा देंगे, उसके बाद आपको बॉन्ड वापस कर दी जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि 1 या 2 स्पेलिंग मिस्टेक होती है, माइनर, जिसको माइनर गलती कहते हैं। तो इस तरह के अगर माइनर गलती है, छोटी मोटी गलती है, एक आध लेटर का अगर डिफरेंस है, तो ब्रांच बहुत बार इसको पेमेंट कर देता है। जनरली मार्च के महीने में ऐसा होता है कि उन लोगों के ऊपर प्रेशर होती है पेमेंट करने की, क्योंकि LIC का नियम है कि जितना भी क्लेम है वो सब मार्च तक क्लियर कर देना होता है, चाहे वो डेथ क्लेम हो या फिर मैच्योरिटी क्लेम पेमेंट हो, SB हो, ये सारी चीज़ों को उन लोगों को पेमेंट करने का ऊपर से प्रेशर होता है। तो 1-2 लेटर की गलती वो लोग इग्नोर करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। वो लोग भी जानते हैं कि व्यक्ति सेम है, सही व्यक्ति है, कोई इलीगल काम नहीं हो रहा है, इस कारण वो लोग इसको पेमेंट कर देते हैं। या फिर पहले से अगर नेफ्ट की होती है तो उस नेफ्ट के आधार पर भी वो लोग मार्च के महीने में SB हो या मैच्योरिटी क्लेम हो वो लोग पेमेंट कर देते हैं। तो इसलिए अगर माइनर गलती हो तो इग्नोर करके वो लोग पेमेंट कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको करेक्शन करवा लें। और जो डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांगते हैं उसके लिए फिर माइनर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स उसके लिए नहीं लगती है। जो भी सही नाम वाला डॉक्यूमेंट्स है वो आप दे करके उसको करेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन जब मेजर गलती होगी तो फिर साथ में आपको मजिस्ट्रेट का एफिडेविट देना होगा, साथ में आपको KYC देनी होगी और उसके बाद वो करेक्शन करवा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस तरह के करेक्शंस आप करवा सकते हैं। वैसे हमने प्रयास किया है कि जितने तरह के करेक्शंस हैं उन सबको इसके साथ शामिल किया जाए। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक करेक्शन जो यहाँ रह गई है, जिसकी ज़रूरत है आपको, तो आप कमेंट करें, उस पर वीडियो ज़रूर बनाने का प्रयास किया जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो आप एक एडवाइज़र का हेल्प लें, आप अपने एडवाइज़र का हेल्प लें। कभी भी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो प्रयास करें कि अच्छे एडवाइज़र से लेने का। जब आप किसी एडवाइज़र से पॉलिसी लेते हैं तो फिर फ्यूचर में किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो उसको हैंडल कर लेता है आसानी से, क्योंकि उस फील्ड की उसकी नॉलेज होती है। कहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको घर से ही सर्विसिंग मिल जाती है। तो अच्छे एडवाइज़र से आप पॉलिसी लेने का प्रयास करें। यदि विदाउट एडवाइज़र आप पॉलिसी लेते हैं या ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं और बाद में किस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई करेक्शन होती है, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि फिर वहाँ पर आपको खुद से ब्रांच जाना होगा या खुद से ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करने होंगे लोगों से, और फिर इस तरह से असुविधा होती है। तो एक एडवाइज़र का हेल्प लेना चाहिए, जिसको इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने आपके हेल्प के लिए ही रखा है। तो किसी अच्छे इंश्योरेंस एडवाइज़र की सहायता ज़रूर लें जिनको नॉलेज हो इस फील्ड की। ऐसा ना हो कि आप ऐसे एडवाइज़र की सहायता ले रहे हैं जिसको इस फील्ड की नॉलेज नहीं है, आज वो काम कर रहे हैं कल छोड़ देंगे। ऐसे लोगों की सहायता ना लें, बल्कि ऐसे लोगों के पास आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें जो इस फील्ड में लॉन्ग टर्म से काम कर रहे हों और फ्यूचर में भी वो लॉन्ग टर्म करने वाले हों। और यदि कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपके साथ कांटेक्ट में रहे, आपकी हेल्प करे। तो ऐसे एडवाइज़र की सहायता ज़रूर आपको लेनी चाहिए और ऐसे ही एडवाइज़र्स के पास आपको पॉलिसीज़ भी लेनी चाहिए। डायरेक्ट आप पॉलिसी लेंगे या ऑनलाइन पॉलिसी लेंगे तो फिर इन एडवाइज़र्स की सहायता आपको नहीं मिलेगी। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन पॉलिसी लेना मना है। यदि सरकार ने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाया है तो ज़रूर उसमें लोग लेंगे, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आप अगर किसी एडवाइज़र से लेते हैं तो फिर फ्यूचर में आपको उसकी हेल्प मिलती है।
तो कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी तरह की कोई गलती है आपके डॉक्यूमेंट में तो फिर आप अपने एडवाइज़र को कॉल करें, उनको बता दें, सारे काम वो कर देंगे। जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे आप केवल डॉक्यूमेंट्स दे दें, बाकी सारा काम वो देख लेंगे, वो ऑफिस जाकर सारा काम आपका कंप्लीट करवा देंगे। तो उम्मीद है सारे डिटेल्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो को अन्य लोगों के बीच ज़रूर शेयर करें, साथ ही इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।